आपसे कोई पूछे कि व्हाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड, तो आपको 3-4 पॉइंट में समझाना पड़ेगा। पहले मैं आपको वर्बली समझा देता हूं, फिर मैं लिख दूंगा इसको। सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि चूंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको एक एक करके पढ़ना इम्पॉसिबल है। दूसरा कारण इसलिए कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही लोकेलिटी में नहीं रहते हैं। कोई एक्वाटिक हैबिटेट में होते हैं, कोई टेरेस्ट्रियल हैं, कोई एरियल हैं, कोई धरती के नीचे है। इसीलिए सबका जो नेचर, बिहेवियर, हैबिटेट अलग अलग होगा। इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत है। और अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं रहेगा तो हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनिजम्स को। वो हम एग्जांपल दे करके आपको बताएंगे। और क्लासिफिकेशन हमें दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप भी बताता है, जैसे आपने कहा डॉग और वोल्फ, है ना। इसीलिए तो क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ गई है। तो हम लिख लेते हैं इसको 3-4 पॉइंट बना करके। क्या? नीड फॉर क्लासिफिकेशन। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्यों जरूरत पड़े, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा। ओके, सो क्लासिफिकेशन इज नीडेड बिकॉज it is impossible to study about each and every organism। सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में एक एक करके पढ़ना, भैया ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं पढ़ पाएंगे आप। अच्छा, दूसरा, ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, organisms cannot be identified without any system of classification, without any system of classification। अब आप बोलोगे सर ये पॉइंट तो हम समझे नहीं, तो हम आपको समझा दिए देते हैं। जैसे मेरे पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाँ मेरे पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है मायरा, आफरीन, श्वेता, हाँ रेमेल, ये सब मेरे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पहचानते हो आप? नहीं? अच्छा ठीक है, ओके। जैसे सुप्रिया है मेरे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, आशु है मेरे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेरे पास ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और भी है मेरे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म का नाम है उमंग, शिवानी है। हाँ, इसको मैं किस किंगडम में डालूंगा वो मैं डिसाइड करूंगा, है ना। शिवानी भी है, छोटी भी है, सानिया भी है। ये सारे मेरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब एक बात बताइए, हम इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई करें? हम कैसे पहचाने इनको? हाँ, इनको पहचानने के लिए तो हमें क्लासिफाई करना ही होगा ना, या तो मैं इनको कोई बेसिस बनाऊं। जैसे मैं कहूं इनको किस आधार पे मैं क्लासिफाई करूं? ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्टनेस, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पंक्चुअलिटी। एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उसका नाम है संभव। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश में नहीं, यही पाए जाते हैं सब। तो मैं किस आधार पे बांटूं इसको? मैं नहीं पहचानता। मुझे इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, तभी मैं इनको पहचान पाऊंगा।
तो अगर मैं कहूं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्टेस्ट चिल्ड्रन ओवर द वर्ल्ड, ओ इस आधार पे, अरे वाह, तब तो ये स्मार्टेस्ट चिल्ड्रन है, क्योंकि इनके सिवा इतना ज्यादा स्मार्ट कोई बच्चा है नहीं पृथ्वी पे। लो जी, बना तो दिया मैंने क्लासिफिकेशन सिस्टम, किस कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्टनेस। तो बनाया ना सिस्टम, तभी ना हम इनको आइडेंटिफाई कर पाए। ओ ये दुनिया के सबसे स्मार्ट बुतरू हैं, है कि नहीं? ये सुगबा समझे कि नहीं? क्लासिफिकेशन सिस्टम जरूरी है अगर हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, तभी वो आइडेंटिफाई हो पाएगा। ओके, ये तुम नहीं लिखना, ये मेरे ऑर्गेनिज्म है यार। ओके, अच्छा नाउ अब तुम समझ गए कि क्यों जरूरी है। ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे अगर सिस्टम, अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास नहीं होता, तो इसीलिए नीड है। अच्छा भाई, तीसरा पॉइंट, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, all type of organisms do not occur in one locality। एक लोकेलिटी में सभी नहीं रहते हैं भाई, अंतर है सब में, इसीलिए क्लासिफिकेशन की दरकार है। और क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन नोइंग, जानने में। क्या जानने में? तो रिलेशनशिप बिटवीन, नोइंग द रिलेशनशिप between different organisms, different organisms। हाँ, क्योंकि क्योंकि अभी जो मैंने और मैंने अपने ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखा था वो ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्टेस्ट चिल्ड्रन ओवर द वर्ल्ड था, और बाकी जो चिल्ड्रन हैं वो भी स्मार्ट हैं लेकिन स्मार्टेस्ट नहीं है। तो उनको किस आधार पे, वो दूसरे पायदान पे आ गए, पहचान गए, ओह वो उतने स्मार्ट नहीं है, मतलब चलेगा, तभी तो पहचाने। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशन क्या है वो जानने में हेल्प करता है। सो यही के कारण है ये 4 पॉइंट, 1 2 3 4। वैसे तो आप बना के ढेर सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन ये 4 बेसिक पॉइंट्स है। हाँ, अब तो आप कह दोगे कि व्हाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड, वर्गीकरण की जरूरत क्यों आन पड़ी भैया? तो ये पॉइंट है, क्योंकि सभी एक एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना असंभव है, इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। दूसरा, ऑर्गेनिजम्स बिना क्लासिफिकेशन सिस्टम के आइडेंटिफाई नहीं हो सकते हैं। तीसरा, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट टाइप के, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी में रहते हैं, और क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच की रिश्तेदारी को हम नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए। दैट्स गुड। अब हम शुरू करेंगे बेटे किंगडम मोनेरा, बट आपको जैसा कि मैंने बताया कि आप जानकारी जरूर रखें सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। जो कार्ल ऊद साहब ने क्या किया, कार्ल ऊद साहब ने अपने सिस्टम को सिक्स किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। आर एच व्हिटेकर साहब ने जो है 5 दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन ऊद साहब ने क्या कर दिया, उसको मोनेरा को 2 भाग में बांट दिया। ओके, अभी बताते हैं हम आपको ना सिक्स किंगडम, इसको नोट कर लीजिए फटाक से।
चलो नाउ अब हम लोग चल पड़ते हैं। नो नो, डायनोफ्लैजलेट्स प्रोटिस्टा में आता है। डायनोफ्लैजलेट्स, डायटम्स, यूग्लिना, उसके बाद प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब प्रोटिस्टन्स हैं ये सब। ओके, नो 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 नो, अभी जस्ट बताता हूं। सो 6 किंगडम हम फॉलो करेंगे, 5 किंगडम, ठीक है, सारे बुक ने वही फॉलो किया है। 6 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, और ये प्रपोज किया था, दिस सिस्टम was proposed by कार्ल ऊज। कार्ल ऊज कब? इन 1990 में। किस आधार पे किया था? वैसे तो वो आधार अभी आप नहीं समझ पाएंगे, राइट ना, अभी आप उसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि अभी बात होगी राइबोसोमल आरएनए की। आरएनए के बारे में हम आपको बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाएंगे और बाकी क्लास 12 के जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे, राइट ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस मतलब क्रम, सीरीज ऑफ आरआरएनए जीन। बेटे, जब आप 9th-10th में थे तो आपके टीचर पढ़ाए होंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस में है वो 2 तरह के होते हैं, एक डीएनए, एक आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम जो आरएनए होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। अभी आप इसको इतना ही समझें, ठीक है। जब हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो आरएनए की पूरी कुंडली खंगा लेंगे। तो वही कह रहा है, राइबोसोमल आरएनए जीन के आधार पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया। अभी आपको यही लर्न करना होगा, राइट। अच्छा, इन्होंने क्या किया समझो। इन्होंने किंगडम मोनेरा को इन्होंने क्या किया समझना। इन्होंने सबसे पहले किंगडम मोनेरा को 2 भाग में बांट दिया। 2 भाग में कौन कौन बांट दिया? एक आर्किया और दूसरा बैक्टीरिया। एक आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया। किसको? किंगडम मोनेरा को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोटिस्टा तो था ही, उसके बाद किंगडम माइकोटा या फंगी था, उसके बाद किंगडम प्लांटी था और सबसे लास्ट में किंगडम एनिमेलिया था। हम इसी सीरीज में चलेंगे। अच्छा भाई, बेटे, कार्ल ऊज साहब ने 3 खंभा बताया। खंभा समझते हो तुम लोग? खंभा समझते हो? है, तुम कहोगे सर पोल, तुम कहोगे सर बांस, यही कहोगे और यही होता भी है। तो जो रूरल एरियाज में खंभा बोलते हैं, है ना। तो कार्ल ऊज साहब ने कहा कि देखिए भाई साहब, दुनिया वालों, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ फॉर्म है, लाइफ है, उनके 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर होता है ना, 3 खंभा होता है। और उस खंभे का नाम कार्ल ऊज साहब ने डोमेन रखा। उस खंभे का क्या नाम रखा? डोमेन, है ना। तो कार्ल ऊज साहब ने क्या कहा कि देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ।
जिंदगी का 3 खंबा है, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ऐसा किसने कहा बेटा? कार्ल ऊज साहब ने। कौन कौन? तो सबसे पहला खंभा आर्किया है, ये भी बैक्टीरिया ही है, पढ़ेंगे आगे। दूसरा बैक्टीरिया है और तीसरा यूकैरिया है। तीसरा यूकैरिया है। जो आर्किया और बैक्टीरिया है इसको रखा प्रोकैरिया में, और बाकी जो हम लोग और प्लांट सब हैं ये किस में आया? यूकैरिया में। यू मतलब ईयू, ईयू लैटिन प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रू, यानी वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। और कैरियन मतलब क्या लिखाया हूं सफिक्स में? न्यूक्लियस। यानी हम लोग और प्लांट्स वगैरह जो है उनके पास क्या है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। लेकिन ये जो 2 खंबा है कार्ल ऊज के हिसाब से उनमें क्या है? प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब नॉट वेल डेवलप्ड, है ना, नॉट वेल डेवलप्ड। और कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है और यूकैरिया के पास ट्रू न्यूक्लियस है। तो लाइफ का कितना डोमेन दिया ऊज साहब ने? 3। कौन कौन? आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्किया और बैक्टीरिया को किस में रखा गया? प्रोकैरिया में, और बाकी यूकैरियोन में। अच्छा, आप जो पूछ रही हैं बेटा डायनोफ्लैजलेट्स, वो यहां आएगा, वो इसमें आएगा, किंगडम प्रोटिस्टा में आएगा। अभी वो नहीं, जब मोनेरा खत्म कर लेंगे तब प्रोटिस्टा में हम लोग आएंगे। किंगडम मोनेरा आपका काफी समय लेगा क्योंकि ये लंबा किंगडम है, प्रोटिस्टा छोटा सा किंगडम है, फंगी छोटा सा किंगडम है, फिर टाइम लेगा ये प्लांटी, ये भी बहुत लंबा किंगडम है, और ये तो खैर है ही। जो सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में वो वैसे तो सब में आएगा, प्लांटी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किंगडम होगा हमारे लिए। ओके, तो आपने क्या समझा बेटा कि कार्ल ऊज साहब ने 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। किस आधार पे दिया? तो राइबोसोमल आरएनए के जीन के क्रम के आधार पे दिया। अभी बस इतना आप याद कर ले, बस बायोमोलिक्यूल्स का वेट करेंगे वहां बताएंगे आपको। इन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 भाग में बांट दिया, आर्किया और बैक्टीरिया। प्रेटिकर साहब ने तो 5 दिया था ना, इस दोनों के जगह पे उन्होंने मोनेरा रखा था। हाँ सर, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्किया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। नाउ अब किंगडम मोनेरा को बेटा जी जब और आगे क्लासिफिकेशन चला तो किंगडम मोनेरा को 3 भाग में बांटा मेनली। तो पहले इतना तुम कर लो, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए, हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। पहले उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे किंगडम मोनेरा को, और बाद में क्लासिफाई किया गया, और ताकि जितना ज्यादा क्लासिफिकेशन होगा उतना ही ज्यादा हमें जानकारी मिलेगी उसके बारे में जानने के लिए। ओके, चलिए, तो पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, तब इंट्रोडक्शन लेंगे। चलिए, किंगडम मोनेरा यानी जितने भी मोनेरन्स हैं, इस किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिज्म को हम मोनेरन्स कहते हैं। अरे भाई, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियंस कहते हैं ना, तो किंगडम मोनेरा में आने वाले मोनेरन्स कहलाते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले प्रोटिस्टेंट्स कहलाएगा। उसी तरह तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो भी है वो सब के सब बैक्टीरिया ही है। हाँ, चूंकि बैक्टीरिया का बहुत ब्रॉड डाइवर्स ग्रुप है, इसीलिए ये थोड़ा लंबा चलेगा। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें बेटे, अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको कई भाग में बांटा गया है। सबसे पहले जिसको आर्किया आपने कहा था, उसका नाम हुआ आर्की बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया ये एंशिएंट बैक्टीरिया है। धरती पे सबसे पहले यही भाई साहब आए थे, एंशिएंट बैक्टीरिया। आर्किया मतलब एंशिएंट होता है, प्राचीन। हाँ, दूसरा है यू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू। तब आप कहोगे सर क्या ये फॉल्स बैक्टीरिया था क्या? मारेंगे, कपाड़ फोड़ देंगे। है? कहने का मतलब कि तब जब ये ट्रू बैक्टीरिया आए तब ऑक्सीजन का रिवॉल्यूशन हो चुका था, है ना। और ये भाई साहब जो थे एंशिएंट वाले, ये एनारोबिक थे। आएंगे, वहां भी आएंगे, डोंट वरी। उसके बाद जो मोनेरा को क्लासिफाई किया गया, मोनेरन्स को, साइनोबैक्टीरिया। साइनो मतलब ब्लू, और इसको कॉमन नेम में क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी। अब इसको अलगी तुम मत समझ लेना, अलगी जैसा है, अलगी नहीं है ये फोटोसिंथेटिक है। जैसे प्लांट किंगडम में सबसे पहले आप अलगी पढ़ोगे, राइट? हाँ सर, अलगी में क्या होता है? क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है इनके पास भी क्लोरोफिल है, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो चूंकि ग्रीन इन कलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉफिक है, तो सब जो कैरेक्टर है किसका है? अलगी का है। तो इसीलिए नाम रख दिया अलगी। ये अलगी है नहीं, माइंडेड। हाँ ठीक है, कहते भले हैं इसको ब्लू ग्रीन अलगी, राइट। उसके बाद और छोटे छोटे भागों में बांटा गया, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज। जैसे जोकर, माइकोप्लाज्मा, इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। जैसे रिकेट्सिया, है ना। तो ये सब बांटा गया किसमें? मोनेरन्स में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? आर्की बैक्टीरिया के बारे में। लेकिन हम एक ओवरऑल इंट्रो ले लेते हैं, राइट? चलो ले लेते हैं। हमने कहा कि देखिए भाई, ये जो मोनेरन्स हैं इस धरती पे ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म है। जो मोनेरन्स हैं इनके पहले कोई नहीं आया। दिस इज ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म।
इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं आपके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एनी सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्जी, लेकिन इनके पास ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है जो कि मेम्ब्रेन झिल्ली से चारों ओर कवर हो। और इनके पास कोई डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, वेल डिफाइंड। जो भी हैं वो प्रिमिटिव टाइप हैं, जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी तो है। हाँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, जितने भी मोनेरन्स हैं सबके सब क्या हैं, यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय, और प्रोकैरियोट्स सबके सब क्या हैं, यूनिसेल्युलर हैं और प्रोकैरियोट्स हैं। इनके पास कोई वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। अच्छा, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, नो ट्रू न्यूक्लियस। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस ना हो, प्रिमिटिव वेल डेवलप्ड नहीं हो, उसको इंसेपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है। याद रखिएगा, उसको कौन सा न्यूक्लियस कहा जाता है, इंसेपिएंट न्यूक्लियस, इंसेपिएंट न्यूक्लियस। अच्छा भैया, वैसे माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, बाकी सबके पास सेल वॉल होता है। ये मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगा आपको, अभी आप इतना ही समझें। अच्छा भाई, अब देखते हैं कि टर्म बैक्टीरिया किसने दिया, कब ढूंढा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन कहलाया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन है, ये सभी तो देखना पड़ेगा ना, तब ना इंट्रोडक्शन अच्छा रहेगा। हाँ जी, आज आप इंट्रोडक्शन ले लें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। डोंट मिस दैट क्लास, ओके? नहीं तो पूरे बायोलॉजी आप बैक्टीरिया करते रह जाओगे, इसीलिए चलें। सबसे पहले 1675 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया नहीं, एनिमल क्यूल रखा। एनिमल क्यूल मतलब लिटिल एनिमल, छोटकू एनिमल, है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूं, कब 1675 एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया का नाम क्या रखा, एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल मतलब लिटिल एनिमल, छोटा एनिमल, लिटिल एनिमल, ओके? अच्छा भाई, लेकिन टर्म बैक्टीरिया किसने दिया, तो उस साइंटिस्ट का नाम है इहरेनबर्ग। इन्होंने ये टर्म 1838 में दिया था। टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय इहरेनबर्ग व्हेन 1838 में दिया। अच्छा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी is none other than Louis Pasteur। ओके? अच्छा, जो बैक्टीरिया का एवरेज साइज होता है बेटे, औसत, बहुत जाहिर है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। सो नीड माइक्रोस्कोप टू सी, है ना? आइए क्लासरूम फिर दिखाते हैं, दो हाथ कराते हैं आपको आपके बैक्टीरिया से। हम लोग के पास ये सब हैं,
सारे भाई साहब हैं हमारे, हम लोगों के पास जी। आइए दिखाते हैं। नाउ इनका जो एवरेज साइज है बेटे, वो 2 से लेकर के 2.0 से लेकर के 2.6 माइक्रोमीटर होते हैं, माइक्रोमीटर, है ना। और एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर, नहीं यार तुम्हारा कोई ठीक नहीं है, एक माइक्रोन बराबर 0.0001 मिलीमीटर होता है। नहीं, एक जीरो हटा लो तो 0.001 मिलीमीटर होता है। ये याद रखना जरूरी नहीं है, बस तुम ये समझो कि कितना छोटा है ये, बहुत छोटा है ये। ओके, चलिए। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस है। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो कौन है? डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। तुम लोग बैक्टीरिया का नाम सुन करके हंसना मत। हाँ, एक दिन हम इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे, अरे यार कैसा कैसा नाम होता है तुम लोग का। तो बोला सर बुरा मत मानिएगा, आप लोगों में भी तो नाम होता है, सुरेंद्र कुमार ढंढनिया, हम कहाँ हंसते हैं, होता है कि नहीं? अजीत कुमार झुनझुनवाला, हम कहाँ हंसते हैं? बड़ा सीरियस था उधर, इमोजी भेजा एकदम सीरियस वाला। तो ये था स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, क्या नाम है? डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। अब केवल डायलिस्टर याद रखे ना, चलेगा चलेगा। और जो लार्जेस्ट है बेटे, वो पूछ चुका है, जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है उसका नाम है बेगियाटोका। उसका नाम है बेगियाटोका, इतना ही याद रख लो काफी है। सो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जो बैक्टीरिया है वो क्या है? ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म है, यानी सबसे पुराना, इससे पहले कोई और ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं आए थे। अच्छा, यूनिसेलुलर है, एक कोष की है, और प्रोकैरियोट्स है, यानी इनके न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। कोई बहुत अच्छे तरह से विकसित और मेम्ब्रेन बाउंड कोशिका अंग नहीं होते हैं, कोशिकांग नहीं होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? इनसेपिएंट न्यूक्लियस। और सबसे पहले 1675 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या नाम रखा भाई साहब का? एनिमल क्यूल, लिटिल एनिमल। टर्म बैक्टीरिया किसने दिया? एहरनबर्ग ने दिया। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं? लुइस पास्चर को बोलते हैं। एवरेज साइज क्या होता है बैक्टीरिया का? 2 से लेकर के 2.5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन है? डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस है। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन है? बिगियाटोका मिराबिलिस। अब बिगियाटोका केवल याद रखें, काफी है। ओके, चलिए नोट करें आप।
वेरी गुड।